बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने लगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें हमने जाहिर है दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि उसमें बात ये हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इमरान खान से मिलने के लिए भी जाती है तो उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, और ये सारी जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर, फेडरल हुकूमत के ऊपर आयद की गई है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बज़ाहिर लाएअमल सामने समझ आता है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भी बहुत सख्त गिर एहतजाज भी कर सकती है। अब वो कामयाब होते नहीं होते दैट्स अनदर डिबेट, वो एक अलग सवाल है, लेकिन ऐलानात कुछ ऐसे ही हैं कि हम बहुत सख्त गिर एहतजाज की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से हुकूमत को भी हमारे साथ आके बैठना होगा या बातचीत करना एक ज़रूरी सी सिचुएशन बन जाती है अगर बहुत बड़े लेवल पे जाके कोई एहतजाज कर ले या हुकूमत के लिए रुकावटें खड़ी कर लें। ये तो हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ ये भी है कि इमरान खान से मुलाकात कल होनी थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ये कहती है कि हम वहाँ पे मौजूद थे, हमारी मुलाकात नहीं हुई, हमारे रास्ते रोके गए, सब कुछ बंद कर दिया गया और बड़े मसाइल हमें उसका सामना करना पड़ा। अब ऐसे में जो एक और डिबेट वो 28वीं आईनी तरमीम से मुतालिक है। 28वीं आईनी तरमीम आ रही है नहीं आ रही वो तो चले हम हुकूमत से, पीपल्स पार्टी से, दीगर सब जमातों से भी पूछते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पे इसमें स्टैंड करती है। क्योंकि केपी के अंदर हम ये भी देख रहे हैं पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े आस पास आते हुए नजर आते हैं, बहुत करीब। वो गवर्नर साहब जो कि सोहेल आफरीदी का नाम नहीं सुनते, वो उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और अब कुछ मुश्तरका फैसले भी सामने आ रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि वो सूबाई हुकूमत की मजबूरी है, वो सूबाई हुकूमत या जो गवर्नेंस के मैटर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन क्या ये उससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये एक सिग्नल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी है कि हम इस तरफ भी जा सकते हैं? तो ये बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है, तो इसको ज़रा डीकोड करते हैं आज। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े तमाम तर मामलात पे बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने मुझे न्यूज़ टुनाइट में ज्वाइन किया है। अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे वक्त देने के लिए। सबसे पहले मेरे पास तो मुख्तलिफ टॉपिक्स है जो कि मैं चाहती हूँ कि इन पर बात करें, लेकिन सबसे पहले आपका एक स्टेटमेंट है मेरे पास। आपने ऐवान में नवाज शरीफ और इमरान खान साहब के मिल बैठने और मुशावरत का कुछ जिक्र किया। सर, तहरीक इंसाफ की तो अभी तक की मैं सियासत की बात करूँ तो जो मौक़िफ़ रहा वो यही है कि एक एहतजाजी सियासत है, मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है, इसलिए उससे कोई बातचीत नहीं हो सकती। तो ये जो सर आपने बात की कि मुशावरत होनी चाहिए, मिल के बैठना चाहिए, क्या आपका ये बयान पीटीआई की बाकायदा पॉलिसी में तब्दीली की शक्ल इख्तियार कर सकता है कभी? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। जी मैंने आज यही बात की है असम्बली में कि तहरीक इंसाफ ने हमेशा मुल्क की खातिर स्टैंड लिया और अपना इख्तलाफ एक साइड पर रख के जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत हुई तो हमने वहाँ से वो सपोर्ट दी, चाहे वो पाक भारत जंग में थी या अभी जो ईरान वाला मामला हुआ है उसमें। लेकिन जैसे ही हुकूमत का कोई मामला दुरुस्त होता है उसके बाद उनका रवैया बदल जाता है। तो ये मैंने इनको बात की है कि आप मामलात को पॉलिटिकली देखें और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इमरान खान साहब की रिहाई हो। सबसे पहले तो उनको आप मेडिकल फैसिलिटीज़ दें, उनकी वाइफ को भी, और उसके बाद फिर बैठ के तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप आगे के लिए कोई मशवरा करे, कोई गुफ्तगू हो, कोई आगे का रास्ता बने, क्योंकि अल्टीमेटली आपको बैठ के कोई ना कोई मशावरत तो करनी होगी। इसी वजह से जो अचकज़ई साहब को इमरान खान साहब ने इजाज़त दी है तो इब्तिदा तो यहीं से होगी कि अगर अचकज़ई साहब को वज़ीर आज़म साहब ने दावत दी है मुज़ाकरात की तो अचकज़ई साहब को उसमें फिर एक स्टेप लेना चाहिए और उसमें उनको जो सपोर्ट चाहिए तहरीक इंसाफ उनको सपोर्ट इसलिए करती है कि खान साहब ने उनको ये एक जो है वो एक उनको ज़िम्मेदारी दी है। बाकी जहाँ तक अब मशावरत या गुफ्तगू या मुज़ाकरात के साथ साथ एहतजाज का ताल्लुक़ है वो हमारा हक है कि जब तक हमारे से कोई प्रॉपर बात नहीं होती तो हमारा एहतजाज हमारा हक है, वो हम करेंगे, पुरअमन एहतजाज जो भी है। अच्छा अली साहब, इसमें एक मसला ये है कि आपकी एक तो मुलाकात तक नहीं हो पा रही है इमरान खान साहब से, और कल भी हमने देखा कि क्या हुआ डयाला जेल के बाहर, किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती रही कि हमें रोक लिया गया है, हमें नहीं जाने दिया गया। फिर वो एहतजाज आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ख़त्म हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही जिक्र किया गया कि जितने भी मसाइल है वो हुकूमत की तरफ से मजीद बढ़ाए जा रहे हैं। तो सर ऐसे में बातचीत का रास्ता कहीं पर निकलना है, एटलीस्ट एक मुलाकात तो एक CBM कंसिडर किया जा सकता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या रास्ता देखती है फिर आगे की तरफ? मेरे ख्याल में इख्तियार तो अब दोनों अपोजिशन लीडरान साहिबान के पास है। तहरीक इंसाफ तो उनको सपोर्ट करेगी अगर वो मुज़ाकरात की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि उनको लाने का बुनियादी मकसद ये था
कि उन्होंने मुज़ाकरात की तरफ कोई स्टेप लेना है, क्योंकि वो आप इस तरह से समझ लें कि दोनों हजरात जो हैं वो बीच के लोग हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ का कोई शख्स तो ज़ाहिर है डायरेक्टली अगर हुकूमत के साथ बैठता है तो शायद वो इतना आसान ना होता। तो अचकज़ई साहब का माजी में उनके साथ ताल्लुक़ भी रहा है और उनके अलाई भी रहे हैं, तो उम्मीद है कि कोई रास्ता बनेगा, क्योंकि आखिर में जाके तो आपने बैठ के मुज़ाकरात से ही रास्ता निकालना है। तो अभी अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त भी जो ईरान और वाला मामला है उस पर अपोजिशन ने जब हुकूमत को सपोर्ट दी है कि उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप अपना एहतजाज मौखर करें, और उसी वजह से तहरीक इंसाफ ने अपना पिंडी का जलसा मौखर किया, तो उसके बाद एक पॉलिटिकल जो एक थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हुई है, हुकूमत को वो स्पेस वो मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क में कोई सियासी फ़ज़ा नहीं है, कोई पाकिस्तान में कोई सियासी इस्तेहकाम नहीं है। तो इस हालत में आप देख लें हर तरफ एक बेचैनी है, महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं। अच्छा, लेकिन एक बात तो ये भी हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैकडोर कुछ रवाबित ज़रूर हैं, कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं, कुछ मुलाकातें हो रही हैं, ऐसा कुछ है? बातचीत तो लाजमन होती है कहीं ना कहीं किसी लेवल पे। कल भी आपने देखा होगा कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उनका कहीं कोई राब्ता था शायद इंटीरियर मिनिस्टर साहब से या जो भी था। तो हमेशा सियासत में राब्ता तो होता है, लेकिन एक प्रॉपर जो मुज़ाकरात की एक फ़ज़ा होती है जिसमें दोनों फरीक बैठ के गुफ्तगू करते हैं और सियासी क़ुव्वतों को बैठ के अपने मसाइल डिस्कस करने चाहिए। जब आप बैठते हैं अल्लाह ताला रास्ता देता है, क्योंकि अल्टीमेटली इमरान खान को बाहर लाना है, इमरान खान साहब को बाहर आना चाहिए। उनकी सेहत का इशू है, उनकी आंख का इशू है, और उसके साथ साथ उनके जितने केसेस सारे पॉलिटिकल केसेस हैं। अदलिया की हालत आपके सामने है। 26वीं 27वीं तरमीम के बाद ये एक्सपेक्ट करना है कि कोई बहुत बड़ी लैंडमार्क डिसीजंस वहाँ से आ जाएंगी। मैं खान साहब को भी मैंने 1.5 साल पौने 2 साल पहले ये बात की थी, और मैं बेशुमार जगहों पे ये कर चुका हूँ कि ये पॉलिटिकल केसेस हैं, इनका हल जुडिशल नहीं है। अदालत हमने जाना है, आप अदालत खाली नहीं छोड़ सकते, आपके वकील ने पेश होना है, लेकिन अल्टीमेटली ये चूंकि केसेस पॉलिटिकल है, इनका हल पॉलिटिकल है। कहीं ना कहीं किसी न किसी ने किसी जगह बैठना है, कोई गुफ्तगू होनी है, कोई आगे का रास्ता निकलना है, या तो फिर 10, 15, 20 लाख लोग निकल आए, वो भी फिर एनआरकी की तरफ ही बात जाएगी। देखें, वो भी हल नहीं है। अच्छा। अगर किसी का ये ख्याल है कि 15-20 लाख लोग निकल आए, वो फिर एक इनकलाबी सूरत हाल जो होती है, एनआरकी उसकी क्रिएट होती है, उसमें भी मुल्क का नुकसान है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो मुक़्तदरा है, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि अब काफ़ी हो गया है। और 9 मई तो अली साहब उसको 3 साल हो गए हैं। तो अली साहब आपने जिक्र किया, बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सर, आपने जिक्र किया कि ये इख्तियार फिर अपोजिशन लीडरान के पास है, और सर ये इख्तियार तो फिर उनको दिए हुए अच्छा खासा लंबा अरसा गुजर चुका, बल्कि अब तो अच्छा खासा टाइम उनको अपोजिशन लीडर्स भी बने हुए हो चुका है उन दोनों को ही। तो सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंप्लीटली रिलाई कर रही है उन दो पर्सनैलिटीज पे, और अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया या कुछ किया है, और अगर किया है तो उसका वो क्या किया और आउटकम क्या है? वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ ज़्यादा लग नहीं रहा कि कोई पेशरफ्त उसमें हुई है। अच्छा। और इसी वजह से कल जो है अचकज़ई साहब को हमारी मीटिंग में मैंने ये बात की भी कि आपको हमारी सपोर्ट हासिल है, आप अगर कोई मुज़ाकरात की तरफ स्टेप लेना है आप लीजिए, क्योंकि ये जो इंग्लिश में लफ्ज़ यूज़ होता है इम्पल्स है, या जो एक सारी चीज़ें स्टैंड स्टिल पे आ गई हैं, कहीं तो इससे निकलना है ना आगे। ये जो कल हुआ है, वज़ीर आला इधर आए हैं और 6-7 घंटे सब कुछ बंद रहा है, ये नुकसान किसका है? हम हुकूमत पे डाल रहे हैं, हुकूमत हम पे डाल रही है, रुले तो आम लोग हैं ना। आप इसको देखिए, आप खुद खातून हैं, मैं ऐसी एक एग्जांपल देता हूँ जी। कोई खातून है गाड़ी में, उसको वॉशरूम की ज़रूरत है, कोई बूढ़ी उम्र का कोई बुजुर्ग है, उसको वॉशरूम की ज़रूरत है, किसी को पानी की ज़रूरत है। ये सारे 6-7 घंटे 8-9 घंटे जो लोग रहे हैं, कौन इसका जिम्मेदार है? ये असल में तो अल्टीमेटली जिम्मेदारी फिर हुकूमत पे आती है ना, हुकूमत ही जिम्मेदार होती है। अब हमारे सूबे में जहां हमारी हुकूमत है, वहां अगर ऐसी की सूरत हाल होगी, उसकी जिम्मेदारी हम पे डायरेक्टली आएगी, चाहे उसमें हमारा कसूर ना भी हो। यहाँ तो आपने रोका एक वज़ीर आला को, तो ये इस तरह की जो डायरेक्टली टसल की सूरत हाल बनती है। कल कुछ रबर बुलेट्स भी जो है वो फायर हुई, खुदा ना खास्ता किसी की जान चली जाती, कौन जिम्मेदार होता? इतने सारे लोग जो 26 नवंबर को फौत हुए हैं, ये कोई भारतीय तो नहीं थे ना। तो फिर अली साहब मुझे एक बात तो समझाएं, आपने मरने वाले भी पाकिस्तानी,
ठीक है। अच्छा सर, आपने कहा कि महमूद खान चकजई साहब को, आपने कल भी कहा कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट, मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, और जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी रहनुमा को मैंने इंटरव्यू किया उन सब ने यही बात की। तो सर दूसरी तरफ महमूद खान चकजई साहब या अलामा राजा नासिर अब्बास, ये वो पर्सनैलिटीज है जिनसे बात करने से तो हुकूमत भी गुरेजा नहीं है, वो उनको बहुत सेंसिबल और प्रैग्मेटिक फिगर्स कंसिडर किया जाता है। तो सर ऐसे में व्हाट्स स्टॉपिंग हिम? फिर तो अभी तक मामला बड़े आगे जाने चाहिए थे। हो सकता है शुरू में जो हमारी सोशल मीडिया से किसी कुछ नासमझ लोगों ने उन पे तनकीद की हो, मे बी वो कोई वजह हो, मुझे नहीं पता क्या वजह हो सकती है, क्योंकि जब आपको इमरान खान ने सपोर्ट कर दिया और तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी जिससे आप अपोजिशन लीडर हैं, सेनेट में भी और कौमी असम्बली में, और क्या सपोर्ट चाहिए आपको। लेकिन मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि इन चीज़ों पर आगे अब बढ़ा जाए। 1000 दिन हो गए हैं इमरान खान साहब को, और सिर्फ इमरान खान साहब ही क्यों, हम औरों का भी हमें जिक्र करना चाहिए। शाह महमूद साहब के 1000 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो है आपकी या मेरी वालदा की उम्र की हैं, वो 1000 दिन से ज़्यादा हैं। मियाँ महमूद साहब हैं, सेनेटर जाज चोई साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, कुछ ख़वातीन आज भी गिरफ्तार हैं। तो इसका तो कोई हल निकलना चाहिए ना। हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए कि देखिए ये वक्त गुजर जाएगा। हमारे दौर में आप ये देखिए, जब हमारा दौर था 3.5 साल का, उसमें जिन जिन लोगों पे केसेस थे हमारे दौर में नहीं बने। बहुत सी चीजों में शायद हमारा इख्तियार भी ना हो, लेकिन अल्टीमेटली इल्जाम किस पे आता है? हम पे ही आता है। कभी भी सरकारी मुलाजिम पे इल्जाम नहीं आता। जो सियासी हुकूमत होती है वही जवाब दी होती है। तारीख में आज के जुल्म का जवाब तारीख में मियाँ साहब को देना है, जरदारी साहब को देना है कि भाई आप सदर थे। ये कोई नहीं आपको फिर मानेगा कि आपके पास इख्तियार नहीं था, हाइब्रिड रजीम थी, फलान था। आपको तारीख यही सवाल रखेगी, इख्तियार नहीं था तो उतर जाते। अच्छा, तो मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी, ये तारीख में इनको इस बात का जवाब देना है। ये भूल जाएं ये बात कि कोई इसको मानेगा कि जनाब आपके पास इख्तियार नहीं था, फलाना था, इमरान खान तक रसाई नहीं थी, क्यों डॉक्टर नहीं जा रहा था, उनकी आंख ज़ाय के होने के करीब हो गई, उनकी बेगम अंदर हैं, बाकी लोगों को तकलीफ है, लोग मर गए। ये जो 26 नवंबर है इसका किससे पूछेगी? वज़ीर आज़म कौन था उस दिन? सदर कौन था उस दिन? 26 नवंबर में जो लोग शहीद हुए हैं, एक भी बंदा क्यों मारा गया? लोग कहते हैं नंबर पे डिस्प्यूट करते हैं, ठीक है ना। हमने बड़ा नंबर दिया, हुकूमत ने छोटा नंबर दिया। मैं कहता हूँ एक भी अगर फौत हुआ है, क्यों फौत हुआ है भाई? ठीक है। अच्छा अली साहब, ये जवाब तारीख में नून लीग और पीपल पार्टी को देना है। सही बात है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ा सान्या था, इसमें चाहे जो भी कसूरवार है। अच्छा, न्यूज़ टुनाइट में हमारी गुफ्तगू जारी रहती है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। अच्छा सर, सोहेल आफरीदी साहब पे ये इल्ज़ाम है कि वो कहीं ना कहीं पे गुड बॉय बनने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह है कि जो इमरान खान की रिहाई की तहरीक है वो बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी है और वो एक्टिव नहीं है जिस तरह से उनको होना चाहिए था, और वो बहुत कुछ कर सकते थे जिसके लिए उनको इमरान खान ने CM लगाया था। और ये भी बताया जाता है कि जो अभी रिसेंट कैबिनेट के अंदर एक इंक्रीज हुआ है वो इसीलिए हुआ क्योंकि 26वीं 27वीं आईनी तरमीम को मानने के मुतरादिफ है ये। तो ये इल्ज़ामात दुरुस्त है सर? देखें, कुछ सवालों की जवाब तो खुद ही दे तो मुनासिब है। मेरे ख्याल में एक यंग वज़ीर आला पे हद से ज़्यादा बोझ है। अच्छा, उसको सूबा भी चलाना है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की भी मसले हैं, और साथ में पार्टी की सबकी तवक्को है कि वो रिहाई में भी कोई बुनियादी किरदार अदा करें। जहाँ तक ये 26वीं 27वीं तरमीम का ताल्लुक है, उसमें जो आपका इशारा शायद इस पे है कि उसमें कोई 2 मिनिस्ट्री बढ़ गई हैं, जी, आई थिंक, और फेडरल गवर्नमेंट ने भी कैबिनेट में इजाफा किया था। जी, फेडरल गवर्नमेंट ने भी किया था उसके बाद ही। तो उसके देखें, कानूनी तौर पे तो आप कर सकते हैं, अखलाकी तौर पे ये बात हो सकती है कि चूंकि हम 26वीं 27वीं तरमीम को मानते नहीं हैं, तो जो आपने मजबूरी में काम करने हैं, जैसे 26वीं 27वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट से बहुत सा इख्तियार आपका चला गया है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, तो वहाँ आपको लाजमन जाना है, या कुछ जज साहिबान ट्रांसफ़र हो गए हैं जो आ गए उनकी जगह। हम ये नहीं कह सकते कि ये चूंकि ट्रांसफ़र हो गए हम 26वीं तरमीम को नहीं मानते, हम पेश नहीं होंगे। नहीं, आपको पेश होना है क्योंकि आपकी मजबूरी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पास ऑप्शनल हैं, तो वो इख्तियार सुहेल के पास है कि सुहेल उसको उनने यूज़ किया। शायद वो अपने हालात को देख के उन्होंने किया होगा, उनको इश्यूज़ हैं गवर्नेंस के,
उनके लोग जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं, तो जाहिर है जो आदमी कुर्सी पे होता है उसी को हीट का पता लगता है। नौजवान आदमी है, उस पर प्रेशर है, मेरे ख्याल में उसको सपोर्ट करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा इशू इस वक्त तो वज़ीर आज़म साहब को, सदर साहब को और हसास इदारों को, सबको, सुहेल अफरीदी का कम अज़ कम सियासी चीज़ें एक तरफ रख के उस पर तो सूबे को उनको फुल सपोर्ट करना चाहिए कि जिधर वो उसको जो सपोर्ट चाहिए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस अपने हद से ज़्यादा कुर्बानियाँ दे चुकी है, दे रही है, वो इनकार नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे आप देखें जितनी शहादतें होती हैं, सुहेल अफरीदी से तो गिला होता है, आप उस जनाजे पे नहीं गए, अब इस जगह नहीं, वो जितना हो सकता है वो कर रहा है। लेकिन आपने कितनी बार वजीर दाखिला साहब को, कितनी बार वजीर आजम साहब को, कितनी बार कोई फेडरल इंपॉर्टेंट किसी डिफेंस मिनिस्टर साहब को आपने देखा है खैबर पख्तूनख्वा में शहीदों के पास जाते हुए? उनको भी जाना चाहिए, हम सबका सूबा है। देखें, हमें ये पख्तून, पंजाबी, सिंधी, इन चीज़ों से निकलना होगा। जो मर रहा है वो पाकिस्तानी है, बेशक वो हमारा नुकसान है। ये भूल जाए कि वो सिर्फ पश्तून है, उधर वो सुहेल की जिम्मेदारी है। नो, अगर पंजाब में कोई फौत होता है, कोई दहशतगर्दी होती है, वो सिर्फ मरियम साहिबा की जिम्मेदारी नहीं है, वो हम सबका नुकसान है। उधर जितना हो सकता है सब ने वो पेन लेनी है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये पख्तूनख्वा में चूंकि मेरा ताल्लुक उस सूबे से है, या बलोचिस्तान में, लोगों में ये बड़ा एहसास है कि हमारे दर्द का जो असर है वो लाहौर या इस्लामाबाद में उतना फील नहीं होता। तो ये असर को कैसे जायल करेंगी? असर ऐसे जायल होगा कि वज़ीर आज़म साहब, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक खुदा न खास्ता दहशत गर्दी होती है, शहादतें होती हैं, वज़ीर आज़म साहब खुद आते हैं और साथ में उनके वज़ीर आला को साथ लेके जाते हैं, बनू है, मर्दान है, जिधर भी है, मलाकंड है, जिधर भी हो जाते हैं, उसका क्या इंप्रेशन जाएगा? उसका इंप्रेशन एक तो मुल्क की, आपके बासियों को ये जाएगा कि इस दुख की घड़ी में सब एक साथ हैं, और दहशतगर्द को ये मैसेज जाएगा कि आपस में इनका इख्तिलाफ जरूर है लेकिन पाकिस्तान की खातिर फिर कोई इसमें नून पीटीआई नहीं है। यही तो सियासत है, लेकिन पता नहीं हम इन चीजों से क्यों दूर होते अली साहब, फिर मुझे ये बताएं कि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपी के अंदर खास तौर पे बहुत कुर्बत देखने में आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। ये क्या स्टोरी है? वो 28वीं आईनी तरमीम के मौके पे जो बातचीत जारी है, ये उससे मुतालिक है या मजीद कुछ मामलात है जिनके ऊपर ये कुर्बत देखने को मिल रही है? अभी सियासी फोर्सेस को सियासी फोर्सेस के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी भी इस मुल्क की एक बहुत बड़ी सियासी कुव्वत है, एक सूबे में, बल्कि 2 सूबे में उनकी हुकूमत है। तो अगर कुछ मामलात में कोई गुफ्तगू हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सियासी फोर्सेस को ये ज़रूर सोचना चाहिए, ये आप ना सोचें कि आप आज रिसीविंग एंड पे नहीं हैं तो जो है आप कल नहीं हो, कल भी नहीं आपको नहीं है। असल में देखें, ये असल में इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा कि अगर कोई 2 टीमें खेल रही हैं और वो पिच बीच में ख़राब होती है तो वो सिर्फ बैटिंग वाली टीम का नुकसान नहीं है, बॉलिंग वाली ने भी आके फिर बैटिंग करनी है। तो ये अगर माहौल पॉलिटिकल ख़राब होता है, गदला होता है, इसमें नुकसान तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस का है, इसमें नुकसान एस्टैब्लिशमेंट का भी है। उसकी वजह यह है कि कुछ गंद और चींटे उन पे, उन चीज़ों को भी पढ़ते हैं जो उन पर नहीं पढ़ने चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए आपके इदारे, फ़ौज आपकी लाज़िम व मलजूम ज़रूरत है। हमने सियासी फोर्सेस ने उनको उस गन से भी बचाना है जो जिसमें उनको नहीं आना, तो उसमें हमें उनकी ज़रूरत भी है कि वो भी अपने आप को इससे दूर करें। उनको ये भी एहसास मेरे ख्याल में होगा या होना चाहिए कि इस मुल्क में जो भी हुकूमत होगी वो अपने साथ एक फोर्स को तो उनको लेके चलना है। तो कौन सी अली साहब, एक नई चीज भी तजवीज की जा रही है ना इस सब के हल के लिए होने देंगी, तो इसमें सबको इसमें रोल अदा करना है। देखिए, ये सोचना कि सिर्फ इमरान खान या तहरीक इंसाफ रिसीविंग एंड पे है, नहीं सर, आप सब पे असर पड़ रहा है, एस्टैब्लिशमेंट पे अपना असर पड़ रहा है, अवाम में जो एक दूरी पैदा हो रही है, जो अवाम में जो एक ट्रस्ट डेफिसिट अगर हो सकता है, वो एक माहौल है, या जो एक नफरत है, नफरत का लफ्ज़ शायद बहुत सख्त हो जाए, लेकिन जो एक अफसुर्दगी का, एक आपसे दूरी का तासुर है, वो मुल्क का नुकसान नहीं है। तो सर अली साहब, इसके लिए फिर एक चीज डिवाइस की जा रही है ना, नेशनल गवर्नमेंट, सर नेशनल गवर्नमेंट को इसके हल के तौर पे पेश किया जा रहा है। सीन है अली साहब, प्लीज अगर मेरा सवाल ऐड कर लीजिएगा अभी नेशनल गवर्नमेंट से मुतालिक प्लीज। मैंने कल भी एनडीसी के जो कुछ रहनुमा महमूद मौलवी साहब वगैरह, वो मेरे शो पे मेरे साथ मौजूद थे। जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप नेशनल गवर्नमेंट की बात जब करते हैं उससे आपकी क्या मुराद होती है? इमरान खान साहब तो जेल में, वो सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं, और उनकी प्रेजेंस के बगैर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि ये माइनस इमरान खान भी हो सकता है, नेशनल गवर्नमेंट बन सकती है जब वो जेल से बाहर आएंगे। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन जरूर मौजूद होगी, अगर वो जेल से बाहर आते तो ठीक है, वो भी उसका हिस्सा होंगे। नेशनल गवर्नमेंट तो यही होती है, हम उनका वेट नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट दैट ही डिडंट से डायरेक्टली, लेकिन कुछ इसका यही क्रक्स बनता है। देखिए, आइन से मुबर्रा जाके जो भी कोई सेटअप आप लेके आएंगे या लाने की कोशिश करेंगे, बड़े तजर्बे हुए हैं। अयूब खान साहब के दौर में हुए, मुशर्रफ साहब के दौर में तजर्बे हुए,
ज़िया साहब के दौर में तजर्बे हुए, पॉलिटिकल हुकूमतों में भी तजर्बे हुए। मियाँ साहब ने वो जो एक ज़माने में अमीर मोमिनीन बनने की कोशिश की, तो आप आइन से जितना दूर होते जाएंगे आपका कोई देर पास सोल्यूशन नहीं मिलेगा। दूसरा, हमेशा हमारा अलमिया ये रहा है, आज अगर कोई शख्स ये कहे कि माइनस इमरान खान के बगैर भी सिस्टम चल जाएगा, बाहर आएंगे, आप कुछ सोच है आपकी? आप क्या बात कर रहे हैं? आज अगर मैं आपको ये बात करूं कि भाई भुट्टो को माइनस करें, बाकी पीपल, यार वो आपको उनका लीडर है, चाहे जिंदा ना भी हो उसकी आइडियोलॉजी। हमारा लीडर जिंदा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है। और जो लोग ये बात करें उनको शर्म इसलिए आनी चाहिए कि उनको कोई 2-3 बंदे अगर जानते हैं तो वो इमरान खान की वजह से जानते हो। यार कोई बंदा कोई हया कर लेता है कि आप अगर मुश्किल वक्त में उसकी सपोर्ट ना कर सके। मैंने आज तक इन लोगों के बारे में बड़ी सख्त बातें कभी नहीं की, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि थोड़ी सी बंदा हया कर लेता है कि यार आप में हिम्मत नहीं थी, स्टैंड नहीं लिया, इमरान खान के साथ खड़े नहीं हुए, भाग गए, इधर उधर हो गए, अब ये बातें करते हो। कोई खामोशी बंदा बाज़ औक़ात खामोशी इख्तियार कर लेता है, उसी में इज्जत होती है। ये सियासी यतीम होते हैं जो हर दौर में होते हैं, जिनको अपने ऊपर अवाम की बजाय किसी और छत्र छाया की जरूरत होती है, जिसके बगैर वो सांस नहीं ले सकते। मोहल्ले में आपको कोई 2 बंदे पहचानते नहीं है, आप आ गए कौमी हुकूमत बनाने, कोई ऐसी चीज कामयाब नहीं होगी। 3 बड़ी जमातें हैं, उन तीनों जमातों को आईन के अंदर रहते हुए मुल्क को आगे लेके जाना। एक हुकूमत होगी, एक अपोजिशन होगी, इख्तिलाफ भी होगा, सख्त तकारीर भी होंगी, लेकिन निज़ाम यही, इसी में आपका सोल्यूशन है। अगर कोई आप कौमी हुकूमत की तरफ जाते हैं, इमरान खान उसको नहीं मानेगा, मैं समझता हूं मियां नवाज शरीफ भी शायद ना माने। तो मुझे फिर आप बताएं कि इस तरह की किसी चीज की क्या वेरासिटी है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात, मुल्क की सबसे बड़ा लीडर उसके साथ ही ना खड़ा हो। यहाँ चिकन हेडलेस कोई चिकन आ जाए, जनाब फलाना हो जाए, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, आराम से बैठो यार। एक यूनियन काउंसिल की सीट आप जीत नहीं सकते। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सख्त हालात में अगर आपने स्टैंड नहीं लिया तो अब ये बात ना करें कि माइनस इमरान खान प्लस इमरान खान की बात करेंगे, फिर आपकी बात सुनेंगे। आप चाहे जो भी हो, हमारे पुराने साथी हैं, किसी के भी साथी हैं, सियासी यतीमों के पास पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान के मसाइल का हल इस मुल्क के अवाम के पास है और जो उसके पॉपुलर लीडर्स हैं उनके पास है। ठीक है सर, इस पे आपका पॉइंट आ चुका। मेरे पास आखिरी मिनट है, मुझे ये बताएगा 28वीं आईनी तरमीम आ रही है, नहीं आ रही? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पर स्टैंड करती है? पीपल्स पार्टी आप लोगों की तरफ आएगी, हुकूमत की तरफ जाएगी? देखिए 28वीं तरमीम अभी तक हमारे पास सामने कोई चीज़ है तो नहीं, लेकिन जो सूरत हाल बन रही है, पीपल्स पार्टी को सोचना ज़रूर चाहिए। अभी तो उनके मफाद में भी शायद 28वीं तरमीम नहीं है, लेकिन वो जो गुनाह बेलज़्ज़त कर चुके हैं वो तारीख़ में बड़ी मुश्किल से वो धो पाएंगे। और वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने जो 26वीं तरमीम में आईन का हुलिया बिगाड़ने में और अदलिया पे जो एक हमला हुआ है पार्लियामेंट की तरफ से, ये 26वीं 27वीं तरमीम तो डायरेक्ट हमला है अदलिया पे, अदलिया की आज़ादी को सबूताश कर दिया है। उसमें पीपल्स पार्टी का रोल है। वो जमात जो आइन बनाने वाली अपने आप को कहती है, उसके हाथ से ही आइन पे जो है उसका मकू ठोका गया है, ठोपा गया है। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें पीपल्स पार्टी का बड़ा रोल है। बिलावल साहब को ये दाग अपने माथे से अब धोना होगा कि जो उनके नाना ने एक आइन इस मुल्क को दिया, उनके नवासे ने जाके गैर पॉलिटिकल फोर्स के साथ मिलकर क्या कर दिया आइन के साथ। ऐसे आइनी तरमीम होती हैं, अदलिया की क्या हालत हो गई है, जुडिशरी की क्या हालत हो गई है, पार्लियामेंट की क्या हालत हो गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुझे अली मोहम्मद खान साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तनी अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। न्यूज़ टुनाइट में एक ब्रेक शामिल करते हैं और वापस आते हैं। जब हम वापस आएंगे तो ईरान के अंदर क्या हो रहा है, यूएस के अंदर क्या हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, और जो ईरान यूएस क्राइसिस है, जो जंग है, उसकी वजह से पाकिस्तान किस तरफ जाएगा और दुनिया किस तरफ जा रही है, इस पर बात होती है आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने लगे हैं कुछ ईरान अमेरिका जंग की, और साथ ही इसमें बड़े इंपॉर्टेंट कुछ डेवलपमेंट्स हैं। एक तो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर का हंगामी दौरा होना, फिर रूस और चीन के दरमियान क्या मामला तय पा रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो रही हैं, अहम सिफारती सरगर्मियाँ हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में पैदा होने वाली एक गैर यकीनी सूरत हाल। तो ये सारे फैक्टर्स हैं या चीज़ें जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि 19 मई को होने वाली एक बड़ी आलमी
पेशरफ्त है, जहां पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वो 2 रोज़ा दौरे पर चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग पहुंचे। इस दौरे में रूस और चीन के दरमियान एक तो एनर्जी बताया जा रहा है, फिर ट्रेड है, जो न्यू गैस पाइपलाइन मंसूबे हैं उन पे अहम बातचीत हो रही है, जबकि दोनों ममालिक ने 240 अरब डॉलर की तजारत मकामी करेंसी यानी कि रशियन करेंसी की मैं बात करूं या चाइनीज करेंसी की, उस पे करने का जोर दिया उस पे। तो ये जो डी डॉलराइजेशन हो रही है आज की नई दुनिया के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये यूएस के लिए बीइंग द सुप्रीम पावर ये बहुत बड़ा एक थ्रेट है। इसीलिए शायद यूएस की तरफ से इस वक्त हर तरह की बाजी लड़ाई जाती है कि डी डॉलराइजेशन की तरफ जो दुनिया जा रही है वो ना जाए। एनी हाउ, इस मुलाकात को मगरबी पाबंदियों के खिलाफ एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, एज आई एक्सप्लेन्ड। अब दूसरी तरफ जो मैंने जिक्र किया था पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान भी खित्ते में बहुत की प्लेयर का रोल अदा कर रहा है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब आज फिर से तेहरान रवाना हुए और ये 24 घंटों के अंदर उनका ये दूसरा दौरा है। इससे पहले आपको याद है कि वो गए थे ईरान, और मोहसिन नकवी साहब तो ईरानी जो सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान साहब, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं बाकर कालिबाफ, और जो चीफ मज़ाकरात कार भी उनको आप कह सकते हैं, तो ये वज़ीर ख़ारिजा से भी उनकी मुलाकात हुई थी, जिनमें ईरान, अमरीका और या जो मशरिक़ वस्ता की ओवरऑल एक कंडीशन है उसके ऊपर तबादला ख्याल हुआ था। ज़राए तो ये बता रहे हैं कि तेहरान से वापसी के बाद मोहसिन नकवी साहब पहले बलूचिस्तान गए थे, वहाँ पे उनकी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई, और एक बार फिर से वो तेहरान पहुंच चुके हैं। तो इसका ये इशारा भी कंसिडर किया जा सकता है कि पाकिस्तान खित्ते में मुमकिन सफारती पेशरफ्त के लिए बहुत मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहा है। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ भी उसकी तरफ भी चलते हैं जी, कुछ थोड़ी सी उसकी बात करते हैं कि एक बार फिर से सेंटर ऑफ अटेंशन है वो ईरानी पासदारान इनकलाब यानी IRGC का ये कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 26 से ज़ायद ऑयल टैंकर्स हैं, कंटेनर शिप और जो तजारती जहाज़ हैं उनकी निगरानी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर चुके हैं। ऐसे में पूरी दुनिया एक तरफ क्राइसिस की तरफ जा रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ, जहाँ पे तेल की प्राइसेस बढ़ रही हैं और आवाम के लिए किसी भी मुल्क के, खासतौर पर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो बड़ा मुश्किल है 450 रुपए के करीब जाके 1 लीटर पेट्रोल खरीदना, और उसकी वजह से तमाम तर अशिया खुरनोश और हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो बहुत मुश्किल हालात हैं। ऐसे में हमें ये सुकरता हुआ नज़र आ रहा है इम्कान के कहीं पे कोई नेगोशिएशंस हो सकते हैं दोनों फरीकैन के दरमियान, लेकिन होने क्या जा रहा है इस पे बात करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें जॉन हुसैन ईरान से। जॉन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो। मुझे ये बताइएगा जॉन के प्रेसिडेंट ट्रंप के मैंने आज के अगर स्टेटमेंट्स में कोट करूँ तो ही सेड के ईरान से बड़ी मस्बत पेशरफ्त हो रही है, कुछ पॉजिटिव आउटकम आएगा, हमने उनकी तमाम तरफ अफवाज को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट ही हैज़ सेड दीज थिंग्स, लेकिन साथ ही फिर ये भी कहा कि हम इसी हफ्ते आइंदा आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही हम इसके बारे में सोच रहे हैं ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा। व्हाट आर दीज स्टेटमेंट्स? इज ईरान प्रिपेयर्ड फॉर अनदर अटैक? थैंक यू सो मच नम्रा फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए बात सारी ये है कि व्हेनेवर ही ट्राइज टू और व्हेनेवर ही इज अबाउट टू स्ट्राइक, एकदम से उनको कोई बोल देता है, कभी जो है वो पाकिस्तान, कभी सऊदी अरब, कभी कतर, कभी UAE, सबको वो कहते हैं कि उन्होंने मना कर दिया। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि अगली दफा भी कोई उनको मना कर देगा और उनको जो है कह देगा कि प्लीज स्ट्राइक ना करें, तो शायद वो स्ट्राइक ना करें। लेकिन बात सारी ये है कि देखिए पीपल आर गेटिंग टायर्ड ऑफ ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स बिकॉज दे नो दैट ट्रंप इज ट्राइंग टू कंट्रोल द मार्केट एंड ही नोज व्हाट विल हैपन। उसको पता है क्या होगा अगर ईरान के ऊपर स्ट्राइक अमेरिका करता है। तो 3 ऑप्शंस है अमेरिका के पास इस वक्त। पहला ऑप्शन ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो ब्लॉकेड है वो कंटिन्यू रखें। उससे क्या होगा, प्राइसेस विल राइज, कीप ऑन राइजिंग एंड देयर विल बी अ रिजीम चेंज इन द US। सेकंड ऑप्शन इज टू स्ट्राइक ईरान। ईरान बैठेगा तो नहीं, ईरान रिटेलिएट करेगा और तैयारी पूरी मुकम्मल हो चुकी है। ओपन सोर्सेज के हवाले से 32 असेसमेंट्स लगाई गई कि 32 अंडरग्राउंड बंकर्स और बेसेस जो है जिनके अंदर मिसाइल स्टॉक पाइल मौजूद है वो खोल के ईरान ने ऑपरेशनलाइज कर दिए हैं। और ईरान खुद भी कहता है कि उन्होंने ये टाइम यूज किया था टू प्रिपेयर देमसेल्व्स। और US की हालत आपको पता है कि उनके पास ना इंटरसेप्टर्स इतने सारे हैं, ना उनके पास जो है वो मिसाइल्स बैटरीज इतनी सारी हैं। बात सारी ये है कि फिर स्ट्राइक करेंगे तो उनको पता है कि जवाबी कार्रवाई में ईरान चुप नहीं बैठेगा, ईरान रिटेलिएट करेगा एंड अगेन कॉस्ट विल राइज, बाबल मंदब का इशू भी खुल सकता है एंड देयर विल बी अ रिजीम चेंज इन द US। तीसरा ऑप्शन ये है कि वो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड करें। ट्रूप्स ऑन ग्राउंड करेंगे तो बॉडीज वापस जाएंगी एंड देन देयर विल बी अ रिजीम चेंज इन द US। सो ही नोज कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, लेकिन चॉइस कोई भी नहीं है क्योंकि ईरान जो है वो अपने राइट्स के ऊपर खड़ा हुआ और US की डिमांड्स अगर आप देखें तो ईरान राजी नहीं है US की डिमांड्स को मीट करने के लिए। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट यहाँ पे असेस किया जा रहा है कि इसी हफ्ते अटैक जो है वो मुमकिन है ईरान के ऊपर। अच्छा, पहले आपने कहा जॉन कि ये पॉस्चरिंग है US की तरफ से, लेकिन तैयारी ये भी मुकम्मल है कि काइनेटिक एक्शन हो सकता है और उसके लिए ईरान फुली प्रिपेयर्ड है, यानी कि इस बात का इदराक भी जरूर है कि अटैक होगा अब वापस। देखिए कोई मसला ये है कि रैशनल
चीज पे तो अगर रैशनली सोचे तो नहीं होना चाहिए अटैक। लेकिन मसला ये है कि अभी तक जो जंग हुई है क्या वो रैशनली हुई है? यूनाइटेड स्टेट्स के लिए क्या रैशनल था यहाँ पे इतना बड़ा हमला करना, अटैक करना और वापस जाना बेइज्जती के साथ? तो आई डोंट थिंक एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इज रैशनल, और रैशनल प्रिंसिपल्स के हिसाब से नहीं होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि कोई कुछ कह नहीं सकता क्योंकि रैशनली ये चीज नहीं चल रही, ये चीज ख्वाहिशात की बेसिस पे चल रही है। सो अच्छा। बिल्कुल अटैक की भी असेसमेंट है, अटैक भी हो सकता है क्योंकि कोई चॉइस यूनाइटेड स्टेट्स के सामने नजर नहीं आ रही, क्योंकि जीत तो वो नहीं सकते निगोशिएशंस में, वो जीत अपर हैंड लेके जो है वो सामने नहीं आ सकते। अगर इक्वल बेसिस पे, डिग्निटी की बेसिस पे बात करें और फैक्ट्स की बेसिस पे बात करें तो आई थिंक दिस सिचुएशन कैन रिजॉल्व। अच्छा। अदरवाइज कोई भी चीज वो कर सकते हैं, देयर इज नो रैशनल आउटकम टू एनीथिंग। अच्छा जॉन, मुझे ये बताएं कि रशियन प्रेसिडेंट का जो दौरा चीन है, हाउ डू यू सी दैट, हाउ डज ईरान सी इट, और ये जो दौरा ये कितना सिग्निफिकेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, और इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप तीन दौरे देखें, पहला अराक्ची साहब का दौरा बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वहां पे गए तो उससे पहले अराक्ची साहब ने विजिट किया यस। और बहुत सारी बातचीत वहां पे हुई, हॉर्मुज के हवाले से भी हुई और सारी चीजों के हवाले से भी। फिर आपने यूनाइटेड स्टेट्स की एंट्री देखी, वहां तो जो वो गए तो सबके सामने है कि उनको कुछ भी नहीं मिला वहां से। अमेरिका क्लेम्स करता रहा कि सब कुछ मिल गया है, लेकिन चाइना खामोश रहा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चाइना की कश्तियां भी गई और यूएन में रेजोल्यूशन भी चाइना ने मना कर दिया कि वो नहीं पास करेंगे यूएस की। अच्छा, अब रशिया का जो दौरा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल ऑफ दी अदर टू, मतलब जो पुराने पहले जो दौरे हुए उसमें रशिया का सामने आना और इस वक्त सामने आना जहां पे जंग में यूनाइटेड स्टेट्स कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से चाइना को अपनी साइड ले ले। तो रशिया के दौरे में और जो रशिया की जो पोस्टरिंग है विद चाइना, ये दिखाती है कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ नहीं है चाइना इस पूरी सिचुएशन के अंदर। ऑल्दो वो ईरान का मसला सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की डिमांड्स को मीट करना नहीं चाहते। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जो सेंटिमेंट डेवलप किया है और जो पोस्टरिंग दिखाई है उससे इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है और इसमें यह दिखाया जा रहा है कि चाइना और रशिया ईरान के साथ जो है वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स की डिमांड्स मीट नहीं करने के लिए तैयार, और आई थिंक आगे भी आपको यही नजर आएगा। तो ये सिग्नलिंग हो गई ना जॉन के, ये बताया जा रहा है शायद जो आप बात कर रहे हैं कि यूएस को मैसेज देना है कि ईरान और चीन एक पेज के ऊपर है। अब ईरान के साथ उनका क्या रिलेशनशिप है वो है, रशिया और चाइना सॉरी एक पेज पे, और ईरान के साथ उनका रिलेशनशिप एक अलग चीज़ है। लेकिन डिस्कशंस क्या होंगे, एजेंडा क्या होगा? अभी तक जो मीटिंग हुई चाइना में प्रेसिडेंट के साथ, रशियन प्रेसिडेंट की, आपको क्या लगता है कि अंदरूने खाना अगर देखा जाए तो क्या गपशप होगी? मेरे ख्याल में यूनाइटेड स्टेट्स की और ईरान की जो बीच में जो गारंटीज का इशू है कि ईरान चाह रहा है कि गारंटी हो दोबारा अटैक ना हो, उस चीज को मुकम्मल जो है वो कौन कर सकता है? उस चीज को मुकम्मल वर्ल्ड पावर्स ही कर सकती हैं जिनके पास अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो पावर है। और दो फरीकैन उसमें आपको पता है कि चाइना और रशिया ही हैं जो कि ईरान के साथ हैं। तो मेरे ख्याल में रशिया और चाइना के बीच में डिस्कशन ये होगी कि कैसे दूसरे ममालिक को लाया जाए गारंटीज दिलवाने के लिए, और यूनाइटेड नेशंस में किस तरीके से अगर आगे जाके गारंटीज मांगे ईरान तो किस तरीके से गारंटीज अश्योर करवाई जाए। साथ ही साथ चाइना और रशिया दोनों मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर प्रेशर डालने की डिस्कशन भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर दोबारा जंग होती है तो यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया अपना स्टांस किस तरीके का रखेंगे ईरान के साथ, और यूनाइटेड स्टेट्स को किस तरीके से डील करेंगे अगले स्ट्राइक के मौके पे, अगर अगला स्ट्राइक होता है तो आई थिंक दैट इज द फोर फ्रंट इशू कि चाइना और रशिया अपना जो पूरा मैकेनिज्म है ईरान को सपोर्ट करने का वो डिस्कस कर रहे हैं दोबारा बैठ के कि किस तरीके से आगे इनको सपोर्ट किया जाए। अच्छा, ईरान की सपोर्ट पे आपको लगता है कि काम हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट दौरा है, वो पाकिस्तान की तरफ से है। मोहसिन नकवी साहब का दौरा कंप्लीट होता है, वो वापस पाकिस्तान आते हैं एंड नाउ ही इज बैक देयर इन ईरान। तो उससे मुताल्लिक क्या अपडेट्स हैं जॉन? देखिए, जो ट्रंप ने कहा था ना कि उसने ईरानियन प्रपोजल कचरे के डब्बे में डाल दिया था, पहला सेंटेंस पढ़ के, मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा उस जो पेपर है उसको निकाला, क्योंकि पाकिस्तान ने समझाया होगा, जाहिर है कि आपके पास ऑप्शंस कम है। पाकिस्तान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है अभी तक और सीज फायर जो है वो सक्सेसफुली चल रही थैंक्स टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने समझाया होगा कि देखें आप रिकंसिडर करें, यू डोंट हैव मेनी ऑप्शंस लेफ्ट। तो मोहसिन नकवी साहब ने जाहिर है वो पैगाम पहुंचाया होगा, यूनाइटेड स्टेट्स की क्लैरिफिकेशंस जो यूनाइटेड स्टेट्स से मांगी होंगी वो पहुंचाई होंगी ईरान के साथ। ईरान ने वो क्लैरिफिकेशंस दे के वापस वो मैसेज दिया होगा, और आई थिंक अब जो मोहसिन नकवी साहब दोबारा आए हैं वो यूएस का रिस्पांस प्रोबेबली जो है वो डिस्कस करने के लिए आए हैं। तो आई डोंट नो वेदर देयर इज एनी, मतलब कोई जाहिर है एक पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या बात हुई है, बट रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो डिमांड्स हैं उनके ऊपर जो क्लैरिफिकेशन है, ईरानियन जो रिस्पांस है, उन सारी चीजों के ऊपर जो क्लैरिफिकेशन है, ये चीजें डिस्कस करने के लिए मोहसिन नकवी साहब आए टू ऑब्वियसली डायल डाउन द टेंशंस, क्योंकि अभी पता है कि टेंशंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं दोबारा।
अच्छा, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है देखने वाली। फील्ड मार्शल साहब का जब दौरा हुआ था ईरान का, तो हमने देखा कि उसके बाद ईरान ने कहा कि ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया जाएगा, लेकिन उसमें भी फिर यूएस की तरफ से नेवल ब्लॉकेड को नहीं हटाया गया, जिसकी वजह से फिर वापस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान की तरफ से भी बंद हुआ। अब दोबारा जब पाकिस्तान के मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये तो बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है और पाकिस्तान की तरफ से मैसेजिंग का किरदार अदा किया जा रहा है। पहले जो ईरान के पॉइंट्स हैं वो यूएस तक पहुंचाए गए, यूएस के पॉइंट्स ईरान की तरफ पहुंचाए गए। इससे ज्यादा कुछ हो सकता है अभी इस वाले दौरे में? देखें, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल में कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पहले खोल दे और यूनाइटेड स्टेट्स बाद में, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि एग्जैक्टली यूनाइटेड स्टेट्स क्या करेगा अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जैसे कि पहले उन्होंने खोल दिया था और आपने खुद बताया कि नेवल ब्लॉकेड लगा रहा। तो आई डोंट थिंक ईरान ऐसी गलती करेगा कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के कोई भी एक्शन लिए बगैर अपना जो है रेसिप्रोकेट करे, अपना जवाब दे उसमें प्रैक्टिकल अंदाज में। नहीं, मेरा मतलब ये था कि मोहसिन नकवी साहब के दौरे को हम सिर्फ ये देखें कि वो मैसेजिंग की हद तक है, वो यूएस के पॉइंट्स ईरान तक लेके जा रहे हैं, ईरान के। यही मैं बताना चाह रहा हूं। देखें, इट इज नॉट जस्ट मैसेजिंग। पाकिस्तान बाकायदा मीडिएशन में एक हेल्पफुल किरदार अदा कर रहा है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स ईरान को हो सकती हैं अमेरिका से, वो भी क्लैरिफाई करवाने की कोशिश है, जैसा कि फील्ड मार्शल साहब के लास्ट विजिट में हमने देखा। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग यूएस को हो सकती है ईरान की तरफ से, उसको भी क्लैरिफाई करवाना और दोनों को एक पॉइंट पे लेके आना कि किस तरीके से दोनों किन डिमांड्स के ऊपर एक्चुअली मीट कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं समझता ईरान को और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों को एक साथ। तो ये काम सिर्फ यूनिकली पाकिस्तान ही है उस पोजीशन में जो कर सकता है। एंड आई थिंक पाकिस्तान इज नॉट जस्ट अ मैसेंजर, पाकिस्तान इज एक्चुअली अ मीडिएटर जो कि प्रोएक्टिवली काम कर रहा है दोनों की टेंशंस को रिजॉल्व करवाने के लिए। और ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज अनाउंस किया कि हम तो 2-3 दिन के अंदर, हफ्ते को, जुम्मे को कभी भी अटैक हो सकता है ईरान पे, तो ये जो अभी पाकिस्तान की तरफ से किरदार अदा किया जा रहा है, जैसे आपने एक बार बल्कि पहले खुद कहा भी है कि कभी पाकिस्तान मना कर देता है, कभी यूएई और सऊदी की रिक्वेस्ट पे प्रेसिडेंट ट्रंप अटैक नहीं करते, तो अभी आपको लग रहा है कि इस पोजीशन में है पाकिस्तान के कहीं इतना सोलिडिफाई हो जाए गपशप, जहां पे मना लिया जाए ये अटैक करने से पहले ईरान को, यूएस को? देखिए, पाकिस्तान कोशिश तो करेगा। बहुत अच्छी बात है कि ममालिक कोशिश कर रहे हैं ट्रंप को मना करने के लिए, और पाकिस्तान ने इसमें पहले भी रिक्वेस्ट की थी। जब पहला, आपको याद होगा, पहले जब वॉर स्टार्ट नहीं लेकिन होता, देखें जॉन, इसमें ये देखने वाली बात भी है ना कि पाकिस्तान तो डे फर्स्ट से ये कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान मैसेजिंग के साथ साथ आपने जो बात की है कि पाकिस्तान इज मच मोर देन दैट। अब हम सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो तब एक्सपेक्ट कर रहे थे जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए चाइना, लेकिन चाइना जाने के बाद भी मामलात आगे नहीं बढ़े नेगोशिएशन की तरफ, बल्कि वो तो अटैक तक आ चुके हैं और नेगोशिएशंस कहीं सुगड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये। देखें, मैं अब कंप्लीट कर लूं। देखिए, पाकिस्तान और दूसरे ममालिक भी सबने कोशिश की है, और मसला ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स वही काम करता है जो उसका दिल चाहता है। यस, रिक्वेस्ट के ऊपर वो रिक्वेस्ट को एज अ टूल यूज करके कह सकते हैं कि जी मुझे रिक्वेस्ट की गई है, जो कि अच्छी बात है, रिक्वेस्ट भी करनी चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जब पहली दफा हमला हुआ तो पूरी दुनिया ने रिक्वेस्ट की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नहीं रुका। तो पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है, दूसरे ममालिक भी कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यूनाइटेड स्टेट्स वही करता है जो उनको सही लगता है या उनको अच्छा लगता है, बावजूद किसी प्रेशर के। अब मेरे ख्याल में आगे जाके रिक्वेस्ट अगर अप्रूव होती है, आई थिंक अच्छी बात होगी, बट एट द एंड ऑफ द डे ये चीज इसके ऊपर मदनी है या इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि एग्जैक्टली यूनाइटेड स्टेट्स सिनेरियो कैसे प्ले आउट करता हुआ देखता है एक अगली स्ट्राइक के। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक रिक्वेस्ट करनी चाहिए, एंड रिक्वेस्ट आई थिंक काम भी करती है किसी तरीके से, कि वो सोलिडिफाई जो हो चुका होता है उनका आइडिया कि हमें अटैक करना है, उसको कम भी करती है, उसको एक कुशन देती है कि किसी तरीके से उसको कम किया जाए। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट वी नेवर नो। यूनाइटेड स्टेट्स वही करेगा जो उसका दिल चाहता है। अच्छा, स्पोकन टू मल्टीपल तज्जियाकार हो गए या मुख्तलिफ लोगों से बात की मैंने मुख्तलिफ मरतबा जॉन, उनका ये मानना भी है कि यूएस एक बहुत बड़ी पावर है, उसके मुकाबले में ईरान कुछ भी नहीं है। तो ईरान की ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये मिसकैलकुलेशन है कि वो यूएस को रिटेलिएट कर सकता है या उसके सामने खड़ा रह सकता है। जी, जिन लोगों को यूएस वीजा दरकार है, जिनको आगे जाना है अमेरिका, वो शायद ये ऐसी बातें कर रहे हो, या अमेरिका में तो खुद उनके अपने लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जलील हो गया है, ईरान ने हरा दिया है। फ्रेडरिक मर्ट्ज जो चांसलर हैं जर्मनी के, उन्होंने कहा कि ईरान इज प्लेइंग दिस वेरी टैक्टिफुली एंड स्किलफुली,
तो ईरान तो दुनिया के लीडरान की नजर में और दुनिया की नजर में ईरान तो बहुत अच्छी तरीके से प्ले अराउंड कर रहा है यूएस के साथ। और बिल्कुल नो डाउट यूएस एक सुपर पावर है, ईरान कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन क्यों एक कमजोर मुल्क क्यों अपने जो है राइट सरेंडर करे? कल को अगर अमेरिका आता है और कहता है कि जी आप इसराइल के साथ दोस्ती कर लें, तो क्या हमें सरेंडर कर लेना चाहिए क्योंकि अमेरिका हमारे ऊपर अटैक कर देगा? तो मुझे नहीं लगता कि ममालिक को सरेंडर कर लेना चाहिए सिर्फ इस वजह से। और अब अमेरिका का जो ताज जो जाम, उसका जो जो गुरूर और तकब्बुर जो है वो तो सबको नजर आ रहा है, और उसका जोर जो था दुनिया के अंदर पूरा खत्म हो चुका है। एवरीवन इज रिकग्नाइजिंग दिस नंबर एंड मजाक उड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, उनका अपना मीडिया जो है मजाक उड़ा रहा है। तो आई डोंट थिंक दुनिया को इतना परेशान होना चाहिए कि ईरान जो है वो ओवर प्ले कर रहा है अपने अपने कार्ड्स, क्योंकि अभी तक ये नजर आ रहा है कि ईरान के ओवर प्ले करने से काम हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो दिख रहा है आपको किस तरीके से उनकी पावर और क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। तो आई थिंक पीपल शुड रिवाइज एटलीस्ट फ्रॉम एन ओपन माइंड। ठीक है जॉन, आप इस वक्त ईरान में मौजूद हैं, मुझे ये भी बताएं कि ईरान के हालात क्या हैं। इससे पहले आप मल्टीपल टाइम्स रिपोर्ट करते रहे, लेकिन अभी नेट ब्लॉग्स को मैं कोट करूंगी, उनके रिपोर्ट के मुताबिक तो ईरान में इंटरनेट की बंदिश को 82 दिन हो चुके। महंगाई का ये हाल है कि तेहरान में किराए दुगने हो चुके हैं और लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। अब आप एक सहाफ़ी हैं, उसके तौर पर प्लीज़ मुझे ये बताएं जॉन कि इस वक्त तेहरान की सड़कों पर एक आम जो ईरानी शहरी है उसकी नफ्सियात क्या है? क्या वो ट्रंप की रोज़ रोज़ की धमकियों से खौफजदा हो चुके हैं, या प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान के जो बयान है कि उसके साथ ही खड़े कि ईरान किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा, बल्कि आज सुप्रीम लीडर का भी मैसेज आया और उसमें उन्होंने कहा कि ईरानी अवाम तो रिटेलिएट कर रही है और आइंदा भी करेगी। देखिए, मैं ईरान में बैठा हूँ, कुछ भी बोलूंगा लोग कहेंगे कि जी ईरान में बैठे हैं तो बायस ही होंगे। आप इंटरनेशनल मीडिया उठा के देखें और फैक्ट्स देखें ऑन ग्राउंड। ईरान की स्टॉक एक्सचेंज खुली, ईरान की स्टॉक एक्सचेंज में आपने देखा कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव जो है उसका आउटकम रहा और बढ़े हैं स्टॉक्स कंपनीज के। जहां तक बात होती है महंगाई की, यस बिल्कुल महंगाई हो रही है इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर, लोकल आइटम्स के ऊपर फिर भी महंगाई उस तरीके की नहीं है, और नीड बेस्ड आइटम्स जो है उनके ऊपर महंगाई इस तरीके की नहीं है, सिवाय उन चीजों के जिनका रॉ मटेरियल बाहर से आता है। तो यस महंगाई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग रोडों पे रह रहे हैं। आपको ईरान के अंदर कहीं भी आप चले जाएं, मुझे आप दिखाएं, स्काई न्यूज यहाँ पे कवरेज कर रही है, सीएनएन यहाँ पे इस वक्त कवरेज कर रही है, आप मुझे दिखाएं कहाँ पे दिखाया है कहीं के लोग रोड पे बैठे हुए हैं या होमलेस हैं या किसी के पास घर नहीं है। सारे ईरानी जो हैं वो अपनी घर भी हैं उनके पास गाड़ियां भी हैं। हाँ बिल्कुल इसके अंदर महंगाई हुई, लेकिन उस तरीके की महंगाई नहीं है। पेट्रोल अभी तक जो है वो 8 रुपए लीटर है, और जो है आगे जाके कोई इस तरीके का नहीं नजर आ रहा कि कोई बहुत बड़ा क्राइसिस ईरान के ऊपर आएगा, क्योंकि ईरान 47 ईयर्स तक इकोनॉमिक प्रेशर के अंदर रहा, सैंक्शंस के अंदर रहा। ये बातें तो होती रहती हैं कि ईरान के अंदर हालात बहुत खराब है। आप यूएस के अंदर अगर जाके देखें कि सिचुएशन क्या है, और यूके और ईयू के अंदर जाके देखें सिचुएशन क्या है, लोग पेट्रोल भरवा के गाड़ियों से भाग रहे हैं पैसे दिए बगैर। लोगों ने डेट लिया हुआ इतना कि उनका जो 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 सब प्राइम मॉर्गेज वाली सिचुएशन 2008 में नजर आई थी, वो दोबारा कह रहे हैं कि खर्चा आएगा, और हाउसिंग क्राइसिस का तो हाल ही बुरा है। तो बिल्कुल तेहरान के अंदर महंगाई जरूर है, और बिल्कुल कुछ कुछ चीजों के अंदर महंगाई है, ऐसे ब्लैंकेट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग रोडों पे बैठे हुए हैं, क्योंकि ईरान के पास रास्ते हैं टू ट्रेड, तुर्की के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू, कैस्पियन सी के थ्रू सारे रास्ते खुले हुए हैं। चाइना के साथ रेल रोड लिंक जो है वो खुला हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ईरान खत्म हो चुका है, और आपको नजर आ रहा है कि ईरान में हालात खराब हमेशा से बोला जाता है कि रहे हैं, तो कोई नई बात नहीं होगी कहना कि जी ईरान में हालात खराब हैं। आई डोंट थिंक ऐसा है जैसा दिखाया जाता है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जो लोग अच्छा, ये बड़ा हैरान कुन है जॉन हमारे लिए जब आप ये बात कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ। अगर हम किसी जगह पे जाते थे जॉन, जो 500 रुपए हमारा अगर किराया था वो अब 1000 या 1200 हो चुका है, और ये पाकिस्तान में अभी जंग चल नहीं रही है, हमारे नेबरिंग कंट्रीज के अंदर ये चल रही है, या एक खित्ते के अंदर एक जंग है, तो पाकिस्तान पे असरात हैं। तो बड़ा सरप्राइजिंग है ये कि ईरान चले स्टैंड कर रहा है और रिटेलिएट कर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा जॉन, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एज वी स्पीक वजीर दाखिला पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी साहब, उनका तेहरान का ये हंगामी दौरा है, दूसरी तरफ पुतिन का दौरा चीन है, ये सब कुछ सामने रखने के बावजूद या ये सब सामने रखते हुए अगले एक हफ्ते में क्या होने जा रहा है, बड़ी डेवलपमेंट्स क्या लगती हैं आपको? देखिए, अगले एक हफ्ते में मैं या तो देख रहा हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स अपना ब्लॉकेड हटा दे और कहे कि जी, डोनाल्ड ट्रंप कहे कि जी मुझसे रिक्वेस्ट की गई है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और हमने जो है वो ईरान में सब कुछ खत्म कर दिया है और लीडरशिप खत्म हो गई और ईरान तबाह कर दिया, वी वन द वॉर एंड वी आर गोइंग। या दूसरा सिनेरियो जो कि मोर लाइकली सिनेरियो है, मैं ये देख रहा हूँ कि वो अटैक करें दोबारा, और अटैक करने के बाद भी आउटकम वही होगा जो आउटकम आपको नजर आया पहले जंग में। बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब दौरा कर रहे हैं, लेकिन देखिए पाकिस्तान एक हद तक, पाकिस्तान का ये काम तो नहीं है कि दोनों फरीकैन को किसी भी तरीके से जबरदस्ती मिलवा ले। मीडिएशन के अंदर कोशिश जरूर की जा सकती है, डेफिनेटली कोई आउटकम निकलता है या नहीं ये तो उन फरीकैन के हाथ में जो ये फैसला लेने वाले हैं। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन, बट मुझे अटैक की पोजीशन जो है वो ज्यादा नजर आ रही है। इंशाल्लाह दुआ करेंगे ना हो, लेकिन अगर अटैक होता है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ ममालिक हैं जिनके जिनके बेसिस के अंदर जहाज आए हुए हैं इस वक्त और जिनके बेसिस के अंदर ट्रूप्स आए हुए हैं,
उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है अगर वो अपना साथ देते हैं अमेरिका और इसराइल का अटैक करने में। और यूएई, बहरीन, कुवैत, इन तीनों को मैं बहुत खराब पोजीशन में देख रहा हूं। मेरी दरखास्त है कि जो लोग इन ममालिक में रिकंसिडर करें अभी भी अगर वो वहां पे हैं, तो इट्स अच्छा। बेस्ट इफ दे इवैक्यूएट, क्योंकि सिचुएशन आगे कुछ अच्छी नहीं होने वाली है। शॉकिंग। बहुत शुक्रिया जॉन आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जी नाज़रीन, जॉन हमारे साथ ईरान थे और उनका मानना ये कि मोर लाइकली सिनेरियो उनको ये लगता है कि यूएस की तरफ से ईरान पे हमला किया जाएगा आइंदा आने वाले हफ्ते में, जिसकी अनाउंसमेंट कर भी दी गई है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। एक तरफ तो पॉस्चरिंग चले हो ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो अब हालात लग रहे हैं वो यही हैं कि दोबारा हमला किया जा सकता है यूएस की तरफ से, खुदा ना ख्वास्ता। तो उसमें पूरा रीजन, गल्फ की बात कर लूँ मैं या पूरी दुनिया ओवरऑल, तो बड़े हालात मुश्किल हो जाएंगे पूरी दुनिया के लिए। ऐसे में हम ये दुआ ज़रूर कर सकते हैं कि ये फरीकैन कहीं पे बैठें, कुछ मामला तय पा जाएं। जिसको फेस सेविंग चाहिए वो फेस सेविंग लेके ही बाहर चला जाए और ये हालात मज़ीद गंभीर ना हो। आज की न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा अब्बासी से इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।